हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर स्पेस एकेडमी। आज हम जो हमने कोर्स अभी लॉन्च करा है, जिसका आप इंट्रो वीडियो देख चुके होंगे, उसकी क्लास 1 होने वाली है। हमने जैसा कि जो इंट्रो वीडियो उसमें डिस्कस किया था, सब्जेक्ट का जो ऑर्डर होने वाला है किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले जैसा हमने बोला था, नेटवर्क थ्योरी से हम आज इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स हम एम पी पी टी सी एल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पहले इसको कवर कर लेंगे, ताकि आप क्या कर सकें, इस कोर्स को कवर करके मैक्सिमम मार्क्स उसमें स्कोर कर सकें। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्रैश कोर्स है तो बहुत ज़्यादा हम फाउंडेशन से नहीं पढ़ेंगे, बट जितनी भी चीज़ें आप अगर कंटेंट कवर कर रहे हैं तो आप खुद से PYQ अटैम्प्ट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के। और साथ ही साथ हम PYQ सीरीज़ भी चला रहे हैं MPP TCL AE और JEE की, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारा कंटेंट जो है हमें डिलीवर करना है, तो काफ़ी चीज़ हमने पहले से यहाँ पर लिख कर लाई है, तो आप बस उसको समझने पर फोकस करिएगा। देखिए, पहले क्या होता है, अगर हम किसी सब्जेक्ट का सबसे बेसिक से स्टार्ट करें तो जो सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जो सबसे मेन होती है। सबसे मेन मतलब वहाँ की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं उनको इन क्वांटिटीज़ का यूज़ करके डिराइव किया जाता है। जैसे कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, डिस्टेंस जो है मेरी लेंथ है वो मीटर हो जाएगी, बट मुझे अगर यहाँ से पावर निकालना है तो पावर के लिए मुझे किस किस की ज़रूरत पड़ती है, वोल्टेज और करंट की। तो इस तरीके से वो सारी यूनिट क्या कहलाती है, डिराइव। बट जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो 7 होती है ओनली। कौन कौन सी होती है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब जो मास होता है उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को स्मॉल l से, टाइम को स्मॉल t से, करंट को I से रिप्रेजेंट करा जाता है, टेम्परेचर को T से, जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसको स्मॉल n से, और जो हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है उसको LV से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी मास की SI यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में kg लिख लेते हैं, जिसका सिंबल होता है। जो हमारा लेंथ की यूनिट होती है, SI यूनिट, वो मीटर होती है। टाइम की SI यूनिट सेकेंड होती है, जिसको S लिखते हैं। एम्पियर जो हमारी करंट की SI यूनिट होती है, जिसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेम्परेचर की बहुत लोग सोचते हैं डिग्री सेंटीग्रेड SI यूनिट होती है, बट जो SI यूनिट होती है टेम्परेचर की वो केल्विन होती है, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल। और जो हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, जिसको MOL लिखते हैं हम। और जो हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसकी यूनिट कैंडेला होती है, और इसको CD से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी यूनिट को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि ऑप्शन देकर कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट है, या फिर 4-5 ऑप्शन देकर इनमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो उस तरीके से आपको ये सब याद रहना चाहिए कि हमारी 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इन सब की यूनिट देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रजिस्टिविटी पे। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन MPPGCL में हमें देखने को मिलते हैं। MPPTCL का जो एग्ज़ाम होने वाला है, देखिए, सबसे पहले हम कॉमन रजिस्टिविटी की बात करें तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल में 3 तरीके के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वो होते हैं जिनकी रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि रजिस्टिविटी क्या होती है? रजिस्टिविटी मतलब जो करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी है। मतलब करंट को जो जितना ज़्यादा अपोज करेगा उतना अच्छा इंसुलेटर, और जो करंट जितना कम रजिस्टिविटी मतलब वो करंट को उतना कम अपोज करेगा तो सबसे अच्छा कंडक्टर। तो यहाँ पर सिल्वर की रजिस्टिविटी सबसे कम होती है, उसको सबसे बेस्ट कंडक्टर कहते हैं। टेफ्लॉन की रजिस्टिविटी यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बेस्ट इंसुलेटर, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो करंट को बहुत ज़्यादा रजिस्ट करेगा, ठीक है, फ्लो नहीं होने देगा। तो यहाँ पर हमें देखे, ये जो है मैं चार्ट इसलिए लेकर आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है कई बार एग्जाम में हमें डायरेक्ट रजिस्टिविटी पूछ लेता है। तो सिल्वर की रजिस्टिविटी होती है 1.64 × 10⁻⁻8, और कॉपर की रजिस्टिविटी होती है 1.72 × 10⁻⁸। आप देखेंगे तो रजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है, मतलब हमें जो हमारा सबसे अच्छा कंडक्टर है ऊपर है, पर रजिस्टिविटी बढ़ने के साथ साथ करंट फ्लो है उसमें कम होता जाएगा। तो यहाँ 2.8 × 10⁻⁸ हमारे एल्यूमिनियम की होती है, और गोल्ड की हमारी कितनी होती है? 2.45 × 10⁻⁸। अब देखिए, कॉपर की रजिस्टिविटी कम है एल्यूमिनियम से, तो कॉपर जो है वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी कम है। फिर हम सेमीकंडक्टर पे चले तो कार्बन की 4 × 10⁻⁵, जर्मेनियम की 47 × 10⁻², सिलिकॉन की 6.4 × 10⁻²। फिर अब रजिस्टिविटी और बढ़ चुकी है, क्योंकि अब हम इंसुलेटर पे आ चुके हैं। तो पेपर की जो होती है 10⁻10, और अगर हम माइका की देखें तो 5 × 10⁻11,
ग्लास की 10⁻12 और टेफ्लॉन की जो होती है 3 × 10⁻12। अब कई बार हमें से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑप्शन देकर कि हमें ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी बताना है इंसुलेटर की। तो आपको ये याद रखना है सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी हमेशा टेफ्लॉन की होती है, फिर ग्लास की, फिर माइका की, फिर पेपर की। कई बार एज इट इज़ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें इनको अरेंज करना होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं जो सबसे बेसिक चीज़ है, हम जब नेटवर्क सर्किट पढ़ना यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे बेसिक जो चीज़ होती है चार्ज, जिसमें पूरा हमारा नेटवर्क सर्किट बेस होता है। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर नेटवर्क थ्योरी का सबसे बेसिक टर्म चार्ज। चार्ज क्या होता है, जब भी एग्जिस या फिर डिफिशियंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की तो उसको हम चार्ज कहते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ, मान लीजिए हमारा एटम है। एटम क्या होता है, वैसे एटम न्यूट्रल होता है, जब उसमें जितने भी नेगेटिव चार्ज होते हैं या फिर हम क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। बट क्या करें, अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, उसके कारण जो चार्ज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं क्या करूं, एटम जो हमारा एटम है जो पूरा न्यूट्रल है, जो एटम है वो न्यूट्रल है, उससे मैं क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लूँ, तो अब क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज कम पड़ जाएंगे। तो हमारा एटम किस तरीके बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनमें कितना चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं उनमें चार्ज कितना होता है, तो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। नेगेटिव जो चार्ज होते हैं उनमें कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये इनका चार्ज होता है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। और इसके बाद हम चार्ज का फॉर्मूला देखें तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। मतलब चार्ज को हम करंट इनटू टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे भी करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। बट मैं यहाँ पर ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कूलाम तो ऐसा यूनिट है, बट हमें क्या करना है, हमें अगर जो चार्ज है उसको एम्पियर इंटू सेकेंड में अगर हम लिख दें, आई इंटू टी होता है, तो इनकी टाइम की यूनिट सेकेंड, करंट की यूनिट एम्पियर, तो यहाँ इसका एक अनादर यूनिट निकल कर आ जाएगी। और ये यूनिट अगर आपने कभी मोबाइल की बैटरी देखी हो तो उसमें क्या होता है, हम जो बैटरी होती है mAh में रिप्रेजेंट होती है। AH का मतलब वहाँ पर क्या होता है, एम्पियर आर। एम्पियर आर वो यूनिट कहीं से नहीं बल्कि यहाँ से निकल कर आती है। क्यों, क्योंकि बैटरी क्या स्टोर करती है, चार्ज। बैटरी में क्या स्टोर होते हैं, चार्जेस। और चार्जेस जो स्टोर होते हैं तो किस में होंगे, चार्जेस स्टोर होंगे, तो चार्जेस की यूनिट लिखेंगे, तो उसको कूलाम ना लिख के हम क्या करते हैं, एम्पियर इंटू आवर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या होता है, एम्पियर तो है, जो हमारी एम्पियर सेकेंड 1 एम्पियर सेकेंड हमारा किसके बराबर होगा, 1 कूलाम के बराबर। तो 1 एम्पियर आवर किसके बराबर हो जाएगा, 3600 कूलाम के बराबर, क्योंकि एक आवर में क्या होता है 3600 सेकेंड होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों हम बैटरी को क्या करते हैं, एम्पियर आवर में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बैटरी क्या स्टोर करती है, चार्ज। और चार्ज की जो सेकेंड यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर सेकेंड। तो हम उसी को आवर में लिखकर एम्पियर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए बैटरी के जो हमारे मोबाइल वगैरह में यूज़ होती है उसको mAh में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ थी चार्ज के बारे में, और ये सबसे फंडामेंटल हमारा चीज़ें। अगर जब नेटवर्क हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे फंडामेंटल हम चार्ज और करंट वगैरह से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम चार्ज जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखिए चार्ज क्या होता है, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। स्केलर मतलब स्केलर ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर उन क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो हमारा चार्ज कैसा है, जहाँ पर सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की कोई बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, दूसरी चीज़ चार्ज की प्रॉपर्टी में होती है, चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज का फॉर्मूला जो होता है Q = N × E होता है। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E मतलब जो होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज होता है, क्वांटाइज्ड होता है। उसका कहने का मतलब है कि हमारा चार्ज जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और थर्ड जो हमारा, तो हमें ये 3 चीज़ें याद रखनी। थर्ड जो हमारा है, चार्ज कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड से हमारा मतलब ये है कि ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें 3 प्रॉपर्टी चार्ज की यहाँ से पता लगी। पहली क्या, चार्ज एक तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। दूसरा, चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड होता है, मतलब
हमारा चार्ज किसका प्रोडक्ट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज पर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उसके बाद हमारा चार्ज होता है कंजर्व्ड होता है, मतलब चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कूलाम्स लॉ के बारे में। अभी हमने चार्ज देख लिया, चार्ज की प्रॉपर्टीज देख ली, अब चार्ज में लगने वाले फोर्सेस की बात है जो हमें कूलाम्स लॉ बताता है। जैसे अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो आप सब जानते होंगे सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो किसी ना किसी फोर्स से करेंगे, तो उस फोर्स के बारे में हमें कौन बताता है, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ में इसी फोर्स के बारे में बताता है कि जो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो हो रहा है चार्जेस का, वो कितने, उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है। तो उसको उन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब करा था, कूलाम्स लॉ में हमें बताते हैं कि जब हम Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई कर लें और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन आर स्क्वायर इन दोनों के बीच चार्जेस के बीच जो सेपरेशन की डिस्टेंस है उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कूलाम्स लॉ हमें फोर्स के बारे में बताता है कि अगर दो चार्जेस सेम है तो उनके बीच क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, और दो चार्ज अगर अपोजिट है तो उनके बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। और उस फोर्स की वैल्यू हम किससे काउंट कर पाएंगे, कूलाम्स लॉ से। कैसे, देखिए यहाँ पर जो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब परमिटिविटी टर्म से मुझे एक चीज़ याद आई है, एक होता है परमिएबिलिटी। कई बार हम क्या होते हैं परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट जो परमिएबिलिटी टर्म होती है वो मैग्नेटिक सर्किट से रिलेट होती है, और आप ये याद रखिए जो ये होती है हमारी परमिटिविटी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होती है। अभी के लिए इतना डिफरेंस काफ़ी है। जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है वो क्या हो जाएगा, हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, किसकी, एयर की, ठीक है। और ER क्या हो जाएगा, हमारी रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी, ठीक है। अब जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो कि होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, ठीक है। ये हमें दिया होता है। तो इस तरीके से ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम यहाँ पुट करके, और यहाँ पर हमें जो रिलेटिव परमिटिविटी है जो हमें सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे भी हमारा चार्ज रखा हुआ है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू पुट करके 4 पाई और R मतलब जो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन रहेगा, और Q1 Q2 चार्ज की वैल्यू से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको और इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, K जो होता है K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को हम K मान लेते हैं। और एप्सिलॉन आर मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि अगर एयर की बात करें तो एप्सिलॉन आर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है, एयर के लिए। और उस तरीके से फिर अगर हम इसको K की वैल्यू समझ लें, इतनी जो टर्म है उसको K समझ लें, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा फोर्स का, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही होगी, और ये काफ़ी बेसिक आपको लग रहा होगा। अभी आपको लग रहा होगा ये सब चीज़ें तो आपको पहले से आती है, बट अभी हम जब आगे इस चीज़ों को रिलेट करना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सब बेसिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अभी मैंने चार्जेस बताया, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ बताई, अभी मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि चार्जेस पर फोर्स कैसे लगता है कूलाम्स लॉ से। अब उस फोर्स का भी हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो अब हमने देखा चार्जेस की प्रॉपर्टी, चार्जेस पे लगने वाला फोर्स। अब जो फोर्स पर यूनिट चार्ज पर लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट चार्जेस पे लगने वाला फोर्स मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा हम उसको क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर मैं जो फोर्स की वैल्यू है उसको कूलाम लॉ के हिसाब से रखूँ तो क्या हो जाता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन आर स्क्वायर। कुछ नहीं, हमने क्या करा है यहाँ पर F की जगह पर जो कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला था उसको पुट कर देंगे तो Q1 Q2 स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कट के इस तरीके का हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तब इससे अगर हम इसकी यूनिट देखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या निकल कर आएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट हमने जो पढ़ी थी कूलाम। तो हमारा को ये पता लग चुका है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। और अगर इसको डेफिनेशन की टर्म में देखें तो ये क्या होता है, पर यूनिट चार्जेस पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। फील्ड तक देख चुके हैं, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा चार्जेस के बारे में, ठीक है। हमने कहाँ से शुरू करा था, चार्जेस। फिर हमने क्या देखा, चार्जेस के बारे में देखा, चार्जेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिर हम चार्जेस की प्रॉपर्टी समझकर कहाँ पर आए थे कि चार्जेस में फोर्स कैसे लगता है, मतलब अपोजिट चार्ज या फिर जो सेम चार्ज होते हैं उनके बीच फोर्सेस जो लगता है अट्रैक्शन का और रिपल्सन का, उसकी वैल्यू हम कैसे कूलाम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, जो अभी फोर्स जो लग रहा है, फोर्स तो हमें पता चल गया लग रहा है कूलाम्स लॉ से। अब फोर्स जो लग रहा है पर यूनिट चार्ज पे उसको ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने समझा क्या होती है, फोर्स जो लग रहा है पर यूनिट चार्ज पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको एक टाइप से समझते हैं। तो देखिए प्लस जो चार्ज होता है उसकी तरफ हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर की तरफ निकल रही होती है। देखिए जो है ये प्लस चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ आ रही होती है, अंदर की तरफ, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ आ रही है। तो सबसे पहले क्या है, एक तो ये, और हम पहले इसको समझ ही लेते हैं। देखिए ये क्या है, प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पे जाकर एंड हो जाएगी। और एक आपने ये देखिए मैग्नेट पढ़ा होगा, मैग्नेट में क्या होता है, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है क्लोज लूप बनाती है, मतलब वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ में जाती है और अंदर से साउथ से नॉर्थ। बट चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता। चार्ज के केस में क्या होता है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये केस नहीं होता कि वो एक क्लोज लूप बनाए, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि चार्जेस प्लस चार्ज से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव में गया और वापस आके फिर यहाँ खत्म हो गया, तो ये चीज़ गलत है। अब इसको हम लाइंस के फॉर्म में लिख देते हैं कि सबसे पहले तो एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी मतलब देखिए मैं समझाता हूँ। इमेजिनरी मतलब आप क्या इस लाइंस को देख सकते हैं अपनी आंखों से, नहीं। तो ये क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हमें समझने के लिए, तो इसलिए क्या लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। ये लाइन कभी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेगी, ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है कि जो मैंने कहा ये कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाकर ये लाइन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और चौथी जो लाइन है वो क्या कह रही है कि कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अभी आप चीज़ों को थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके हम चीज़ों का मिक्सअप करके ही कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लाइंस पढ़ लिया, अब हम देखते हैं करंट, ठीक है। तो करंट क्या होता है, हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, चार्ज पे फोर्स कूलॉम्स लॉ से पढ़ा, चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ये सब हमने पढ़ा। अब जो फ्लो, अगर उसमें फोर्स लग रहा है मतलब चार्ज क्या होगा, फ्लो करेगा, चार्ज चलेगा, तो फ्लो जो हो रहा है, किस रेट से फ्लो हो रहा है चार्ज, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट, ठीक है। तो करंट इज नथिंग बट अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किस रेट से हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट। तो जो चार्ज है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, मतलब dq/dt को ही हम क्या कहते हैं, करंट। dq को हम क्या लिख सकते हैं, q2 - q1, dt को हम क्या लिख सकते हैं, t2 - t1, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकंड। और जैसा कि मैंने बताया था करंट क्या है, एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, हमने वहाँ पर देखा था एम्पियर, ठीक है। अगर हम इस जो फॉर्मूला है I = dq/dt, इससे हम चार्जेस को निकालने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता है, I = dq/dt लिखना है, dq को इधर ही रहने दीजिए, dt का मल्टीप्लिकेशन I के साथ कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करते तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर हम चार्ज इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करें तो चार्ज क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम t1 से t2, मतलब t1 से t2 तक हम करंट को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि करंट सबसे पहले क्या होता है, किस रेट से हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट का हमने यूनिट देखी, करंट का हमने फॉर्मूला देखा और एक हमने चार्ज का फॉर्मूला देखा करंट की टर्म्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हाँ ठीक है, देखिए हम देखते हैं कि अगर जो हमारे 1 कूलम चार्ज है, कई बार मैंने ये फॉर्मूला देखिए आपको बताया था चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, मतलब क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज पर इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कई बार हमसे क्या पूछ लेता है कि अगर 1 कूलम चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए अगर 1 कूलम चार्ज है मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज तो पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 1 कूलम में तो हम उसको क्या करेंगे, n को यहीं रख देंगे, इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे, तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा, एक जो कूलम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है, इसको आपको याद रखना है कि 1 कूलम में क्या होता है, 6.25 × 10⁻18 कूलम, 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं 1 कूलम में, ठीक है। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए कि 5 कूलम में कितने होते हैं, 6 कूलम में कितने होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 कूलम में क्या है, 6.25 × 10⁻18, 5 में पूछा है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31.25
इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को आपको बता दिया कि क्या करना है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए अब हम देखते हैं, अभी हमने करंट देखा, अब इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से फ्लो होता है पॉजिटिव। अभी हमने देखा चार्ज जो इसके चार्जेस के रेट ऑफ फ्लो, जो फ्लो होने का रेट है उसी को हमने क्या कहा, करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होगा, किस तरीके से फ्लो होगा, मतलब अगर हम चार्जेस को बारीकी से देखें, हम क्या करते हैं, एक बार नेगेटिव चार्जेस के मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक बार पॉजिटिव चार्जेस को, तो हम समझते हैं किस तरीके से मोशन होता है, किस तरीके से हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, चार्जेस पढ़े, वो किस तरीके से काम करके मिलके एक साथ काम करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ा। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो मोशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कंस्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होते हैं तो उनके कारण ही हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। अब मैं पहले पॉजिटिव चार्ज की स्टडी करता हूँ, ठीक है। देखिए अगर हमने बैटरी लगाई तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्स होंगे। हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज पर जो लग रहा है। तो मैंने बैटरी लगाई तो यहाँ से क्या लगना वो चालू हुआ, फोर्स लगना चालू हुआ। फिर मैंने क्या बताया था कूलाम्स लॉ में कि जो प्लस प्लस चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ एक फोर्स लगेगा जिससे क्या होगा, मेरे पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, प्लस टर्मिनल से रिपेल करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो आएंगे। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ बनने लगेगी, ठीक है। फोर्स जो है मेरा लगने लगेगा किस पे, पर यूनिट चार्ज पे। और जो करंट है मेरी वो किस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी, जिस डायरेक्शन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो मैंने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला कि जो मेरे पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब मेरे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जब मैं उसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कहाँ से कहाँ बनती है, बताया था मैंने, प्लस चार्जेस से निकलकर माइनस चार्जेस पे खत्म होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यहाँ प्लस से माइनस बनेगी, और जब मेरे जो मेरे पॉजिटिव चार्ज हैं वो जब मूव करेंगे तो वो भी कहाँ करेंगे, प्लस से माइनस की तरफ। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मेरे पॉजिटिव चार्ज है उनकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन। और वहीं मैं देखूँ जो करंट है, करंट भी क्या होता है, जिस डायरेक्शन मेरे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होती है, सेम मेरी करंट जाती है, ठीक है। अब मैं नेगेटिव चार्ज की स्टडी करूं तो देखिए बैटरी मैंने सेम कनेक्ट कर दी, करंट अभी मेरा सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ बनती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म होती है, ठीक है। बट इस बार क्या होगा, जो नेगेटिव है वो क्या, नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, मेरे नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। तो इस बार कुछ नहीं, सब चीज़ें सेम है, बस हमने क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि जो नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो किस तरीके से फ्लो होंगे। तो नेगेटिव चार्जेस हमें दिख रहा है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर एनालिसिस की कि देखिए जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस में क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स अपोजिट डायरेक्शन टू द ऑफ इलेक्ट्रो। नेगेटिव चार्जेस, एक चीज़ गलत लिखी हुई है यहाँ पर, देखिए जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं यहाँ पर वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या होगा, मेरा जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या कर रहे हैं, जी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, प्लस से माइनस, पर मेरे नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, माइनस से प्लस। तो नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स कहाँ पर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो करंट फ्लो होता है वो भी कहाँ होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है, नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट मेरा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने 4 कंक्लूजन यहाँ से निकाले कि एक तो मेरा पॉजिटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, मतलब प्लस से माइनस, और मेरा करंट जो होता है वो भी कहाँ से कहाँ होता है, जहाँ मेरे पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब प्लस से माइनस। बट मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, माइनस से प्लस टर्मिनल पर, और करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होते हैं फ्लो, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, पोटेंशियल समझते हैं, जो हमारा वोल्टेज होता है या फिर जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। तो ठीक है, तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज तक। अब मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है। तो जो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने पर मुझे वर्क डन करना होगा इस चार्ज को ले जाने के लिए, उसी को मैं क्या कहता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि
इसमें इतना पोटेंशियल है, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब आपकी क्षमता बताना चाह रहे हैं। तो क्या है, कितना पोटेंशियल है, इसको यहाँ से ले जाने में आप कितना काम कर रहे हैं, कितना पोटेंशियल है, तो उसको हम पोटेंशियल समझते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमने एक चार्ज पे कितना काम करा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए कितना काम करा। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख देंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज पे कितना कार्य किया गया। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और उसकी यूनिट क्या निकल जाएगी, वर्क की यूनिट होती है जूल्स, और अपने चार्ज की यूनिट जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो क्या होती है, कूलम्ब्स। और या तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही हम जो यूनिट होती है उसको वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं, जितना एक चार्जेस पे वर्क डन किया गया उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज होता है, अभी हमने देखा पोटेंशियल, तो क्या होता है पोटेंशियल और ईएमएफ, ये दो है अलग अलग टर्म है, पर लोगों को कन्फ्यूजन होता है ईएमएफ, पोटेंशियल और इनमें डिफरेंस क्या, तो हम उसको समझते हैं। सबसे पहले तो ईएमएफ जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं, दो पोटेंशियल है, मतलब अगर दो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का डिफरेंस ही कोई मैं क्या कहता हूँ, VAB, मतलब ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर एक बैटरी है जिसमें क्या है, बैटरी लगी हुई है, बैटरी के कारण में क्या है, यहाँ पर एक ईएमएफ आएगा, बैटरी का ईएमएफ आएगा, बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। बट अगर बैटरी में मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं करा, ठीक है, बैटरी में अगर मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं करा, मतलब मेरी बैटरी कैसी, ओपन सर्किट, तो मैं अगर यहाँ पर वोल्टेज चेक करूँगा तो कहीं जब करंट ही फ्लो नहीं हो रही, कुछ ड्रॉप ही नहीं हो रहा है, तो मुझे जितना वोल्टेज यहाँ था उतना ही सेम टू सेम यहाँ मिल जाएगा। अगर आप भी अगर एक बैटरी लें, उसमें 12 वोल्ट की बैटरी, अगर आप उसमें मल्टीमीटर के थ्रू चेक करें तो आपको 12 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि कहीं लॉस हो ही नहीं रहा है। तो ओपन सर्किट में क्या होता है, हमें जितना ईएमएफ होता है उतना का उतना वोल्टेज मिल जाता है। ठीक है, उतना का उतना पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। ये क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है ओपन सर्किट के केस में। बट अगर हम एक लोड लगा दें, लोड लगाने से क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगी। जब करंट फ्लो होगी तो जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें क्या होगा, ड्रॉप होगा। ड्रॉप कैसा, I और R ड्रॉप, V = IR ड्रॉप होगा। ठीक है, उस ड्रॉप के कारण क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज हमें मिल रहा है वो क्या होगा, ईएमएफ जो है हमारा, उससे ड्रॉप को हम माइनस करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, हमारा ईएमएफ से कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज हमारा क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो यहाँ हमारा वोल्टेज क्या हो गया, ड्रॉप, तो हमें यहाँ पर कम वोल्टेज मिलेगा। तो हम यही समझना चाह रहे हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, दो पॉइंट के वोल्टेज के बीच का डिफरेंस होता है, और ईएमएफ हमारा जो सोर्स से आता है, बैटरी से आ रहा है, उसका ईएमएफ होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से दो कंक्लूजन निकाले। देखिए, ईएमएफ क्या हो सकता है, या तो ईएमएफ हमेशा बड़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस से, अगर लोड लगा है तो सीधी सी बात है ईएमएफ ज़्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो रहा है, हमें माइनस करना पड़ रहा है ड्रॉप को। ठीक है, या तो फिर क्या हो सकता है, ईएमएफ बराबर हो सकता है अगर हमने क्या करके रखा है, कोई भी लोड नहीं लगाया, ओपन सर्किट है। ठीक है, तो हमें यहाँ से सबसे मेन कंडीशन यह मिली कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या तो ईएमएफ के बराबर हो सकता है, या तो हमेशा ईएमएफ से कम होगा। क्योंकि वो कब आता है, जब अपन ईएमएफ से ड्रॉप घटा दे लोड लगाने के बाद। कभी भी ये केस बन सकता है कि हमारा जो वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से ज़्यादा हो जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब लोड नहीं लगा है तो वो बराबर है, लोड लग गया तो कम हो जाएगा। बट ऐसा कोई केस नहीं बन सकता कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से ज़्यादा हो जाए। तो ये जो है मेन डिफरेंस होता है ईएमएफ में। जब हम ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करते हैं तो उसी को हम ईएमएफ कह देते हैं। लोड लगाने के बाद जो हम डिफरेंस लेते हैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ बराबर हो सकते हैं जब कोई लोड नहीं लगा है, बट लोड लगने के टाइम हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हाँ ये देख लीजिए, इसको देखते हैं आप। पोटेंशियल डिफरेंस के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कई बार, जैसे मुझे कह दिया कि यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल V प्लस है, यहाँ पर पोटेंशियल V माइनस है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ का वोल्टेज माइनस नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज को आपस में माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा आपको समझ नहीं आएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 10 वोल्ट दिया है और मुझे क्या है, पॉइंट बी का पूछा हुआ है,
पॉइंट ए पे मुझे -5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मेरा, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज माइनस नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज। तो पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, -5, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, VB। तो मैं क्या करूँगा, VB को इधर साइड भेज दूंगा, इसको यहाँ भेज दूंगा, तो मेरा आंसर कितना निकल कर आएगा, -15 वोल्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा हम क्या करते हैं। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज माइनस नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए और क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है, मैंने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज, मतलब ये माइनस नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज, माइनस मतलब नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पर, V माइनस, मतलब V माइनस दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V माइनस की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, अगर हम इसको यहाँ पर मैनिपुलेट करें तो V माइनस की वैल्यू हमें क्या निकल कर आएगी, 25 वोल्ट, क्योंकि हम इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ कर देंगे तो हमारा ऐड होकर 25 वोल्ट निकल कर आएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज माइनस नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज, और आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बना पाएंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं एनर्जी की तरफ, ठीक है। अब एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वर्क की तरह होती है। क्यों मैं वर्क की तरह कह रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल। तो कैसे इन लोग आपस में रिलेटेड है, देखिए मेरी एबिलिटी किस चीज़ की, वर्क करने की एबिलिटी को मैं क्या कहता हूँ, एनर्जी। मतलब मेरी जो कार्य करने की क्षमता या फिर मेरी वर्क करने की जो क्षमता है उसी को मैं क्या कह देता हूँ, एनर्जी। कैसे कहता हूँ, देखिए अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मतलब ये देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑर्गेनिज्म कोई काम कर रहा है तो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है। मतलब मैं अगर किसी भी बॉक्स को पुश कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी उस बॉक्स को दे रहा हूँ। तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि वर्क क्या है, वर्क इज़ नथिंग बट अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, वर्क में हम जैसे मैंने बताया, मैं किसी बॉक्स को पुश कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें फोर्स लगा रहा हूँ और वो डिस्प्लेस कर रहा है। तो वर्क क्या हो जाता है, फोर्स मतलब न्यूटन इंटू मीटर, या फिर उसको जूल्स कह देते हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि वर्क क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एनर्जी को एक फॉर्म से, मतलब एनर्जी को ट्रांसफ़र करना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ही वर्क है। और वही वर्क को हम एनर्जी कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए वर्क भी क्या होते हैं, दो टाइप के, मतलब जो वर्क होता है, वर्क मैंने बताया क्या होता है, अगर वर्क के बारे में सोचे तो हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो भी एनर्जी भी दो टाइप की होती है। मतलब एनर्जी या तो पोटेंशियल हो सकती है या काइनेटिक। पोटेंशियल मतलब रुकी हुई एनर्जी, जैसे कि एक केमिकल, अगर हम पेट्रोल के देखें तो काफ़ी रुकी हुई एनर्जी है, जब तक हम उसमें या तो स्पार्क जनरेट ना करें या फिर उसको फायर ना दे दें तब तक वो रुकी हुई एनर्जी है। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या रुकी हुई है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो ये कैसी एनर्जी है, जिसमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और वैसे ही हम देखें, अगर एक हम बो की बात करें, मतलब कि जो ये बो होता है मैकेनिकल बो, अगर इसमें हम क्या करें, इसकी जब हम बो को खींच कर रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो किस में आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ग्रेविटेशन फोर्स, ये चट्टान रुकी हुई है जब तक, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही ये गिरती है तो इसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी, अगर कोई न्यूक्लियर सब्सटेंस रखा हुआ है तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी, जब तक हम उसको फायर ना दे दें या फिर जब तक हम उसका यूज़ ना कर लें, ठीक है। और रेडिएंट एनर्जी, मतलब जो सन से निकलती एनर्जी वो कैसा करती है, उसमें पार्टिकल्स मोशन करते हैं। थर्मल एनर्जी में ये भी मूवमेंट करती है। मोशन एनर्जी तो हमें पता है। साउंड एनर्जी भी क्या करती है, वाइब्रेशन, पार्टिकल्स यहाँ पे मूव करते हैं। तो हमें ये समझ आया एनर्जी कैसी हो सकती है, या तो जो एनर्जी मूवमेंट हो, मतलब जिसमें हमारी मूवमेंट हो रही हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी में रखते हैं। और जो एनर्जी हमारी रुकी हुई है उसको हम क्या रखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में रखते हैं। तो अब वर्क और पोटेंशियल एनर्जी को हम रिलेट कर रहे थे, तो हमने किस तरीके से समझा कि वर्क कुछ नहीं है, एनर्जी का ट्रांसफर होना ही वर्क है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में बात करें तो इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में हम एनर्जी को क्या समझते हैं, पावर इनटू टाइम। मतलब पावर का टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना ही हमारा एनर्जी है। और पावर की यूनिट होती है वॉट, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो हमारी एनर्जी की यूनिट क्या निकल कर आती है, जूल्स, जो कि मैंने बताया। तो हम एक चीज़ ये समझे यहाँ से कि वर्क और एनर्जी कुछ नहीं है, वर्क ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और उस एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर हम उस एनर्जी को क्या लिखते हैं, पावर इनटू टाइम, मतलब वॉट इनटू सेकंड लिखते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलें और हम देखें जो एनर्जी हमने पढ़ा। तो अब मैंने बताया एनर्जी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, क्योंकि एनर्जी क्या है, काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है,
और इलेक्ट्रिक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, बहुत तरीके की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और एनर्जी और वर्क आपस में रिलेट है, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफ़र करना ही वर्क डन कहलाता है, ठीक है। तो अब जो एनर्जी है उसकी अलग अलग यूनिट, एक तो हमने पढ़ी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉट इनटू सेकंड या फिर जूल्स, ठीक है। अब एक कमर्शियल यूनिट होती है, जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो जो हमें एनर्जी बेची जाती है उसका आपके घर पे बिल आता होगा, इस तरीके से आता है कि 1 यूनिट बिल आया हुआ है, 2 यूनिट बिल आया हुआ है, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है, तो 1 किलोवाट जो किलोवाट आवर होता है, तो 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट एनर्जी की क्या होती है, किलोवाट आवर, ठीक है। मैकेनिकल यूनिट क्या होती है, तो मैकेनिकल यूनिट होती है, देखिए एनर्जी मैकेनिकल फॉर्म में भी होती है। तो जो मैकेनिकल में हम समझते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम कहते हैं ना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो जो मैकेनिकल यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं, कैलोरीज में एनर्जी को बताते हैं, ठीक है। और 1 कैलोरीज में क्या होता है, 4.18 जूल्स होते हैं, ठीक है। 4.18 जूल्स या 4.2 जूल्स कह सकते हैं, इतना क्या होता है, 1 कैलोरीज में इतने जूल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मैकेनिकल यूनिट है, किसकी, एनर्जी की। तो हमने एनर्जी की 3 यूनिट देख ली, एसआई यूनिट, कमर्शियल यूनिट, मैकेनिकल यूनिट। एसआई यूनिट हमारी जूल और वॉट सेकंड होती है। हमारी जो कमर्शियल यूनिट है वो क्या होती है, किलोवाट आवर, या उसको 1 यूनिट कह देते हैं। हमारी मैकेनिकल यूनिट होती है कैलोरीज, जिसको 4.2 जूल कन्वर्ट, मतलब 1 कैलोरी से 4.2 जूल होते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ और कन्वर्जन देखता हूँ। जो 1.1 किलोवाट आवर है उसमें क्या होता है, 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 1 किलोवाट आवर में क्या होगा, 3.6 × 10⁶ जूल, या फिर मैं 10⁶ को क्या लिख सकता हूँ, मेगा। तो मैं कह सकता हूँ 1 किलोवाट आवर मेरे 3.6 मेगा जूल्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं 1 किलोवाट आवर को कैलोरीज में कन्वर्ट करूँ तो क्या होता है, 860 किलो कैलोरीज होता है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे हमने कहा था 1 किलोवाट आवर को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट, तो उसी तरीके से 1 किलोवाट आवर को 1 BOT भी कहते हैं। BOT मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है। और 1 यूनिट और ध्यान रख लीजिएगा, ये होती है 1 जूल = 10⁷ अर्ग। कई बार इसका क्वेश्चन पूछ लेता है अर्ग किसकी यूनिट होती है, तो अर्ग हमने देखा एनर्जी की यूनिट होती है। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁷ अर्ग, या फिर 1 अर्ग में कितने जूल होंगे, तो 10⁻⁻7 जूल। तो यहाँ पर हमें ये समझ आया जूल बड़ी यूनिट है, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग आ जाते हैं, ठीक है। तो इस पेज को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा और PDF से इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी काम का डाटा है, ठीक है। अब हम पावर की बात करते हैं, ठीक है। हमने एनर्जी देख लिया, अब हम पावर की बात करते हैं। तो हमने जो रेट है, किस रेट से मैं वर्क कर रहा हूँ, अभी मैंने देखा वर्क और एनर्जी क्या आपस में रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि मैं वर्क में कर रहा हूँ, मतलब मैं एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब मैं जो वर्क कर रहा हूँ किस रेट से कर रहा हूँ, उसको मैं क्या कह दूंगा, पावर। तो पावर को मैं क्या कह सकता हूँ, वर्क किस रेट से कर रहा हूँ, मतलब वर्क डन किस रेट, मतलब टाइम से। या फिर मैंने क्या कहा, वर्क क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क, पावर को या तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, या तो फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क लिख सकता हूँ, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकता हूँ। ये लिखा है देखो, चेंज इन वर्क डन जो होता है मेरा DW होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट क्या निकल कर आएगी, या तो मैं वर्क डन के फॉर्म में लिखूँ या मैं एनर्जी के फॉर्म में। यूनिट तो मेरी दोनों की जूल्स ही होगी, टाइम की यूनिट मेरी सेकंड हो जाएगी, और या तो पावर को ही डायरेक्ट हम एक यूनिट क्या देते हैं, जूल पर सेकंड, या फिर वॉट, और दोनों सेम होती है, 1 वॉट और 1 जूल सेकंड दोनों सेम होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या होता है, पावर का एक और पावर, मतलब अभी तक तो हमने इस वर्क डन और एनर्जी के टर्म्स में देखा, पावर का एक और फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। और जो ये फॉर्मूला हमने देखा एनर्जी dE/dt, इससे अगर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हम पावर का मल्टीप्लाई dt के साथ कर दें और एनर्जी को यहाँ पर रहने दें, उसको भी इंटीग्रेट करें, तो हम एनर्जी को यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी अगर हम इंटीग्रेट करें पावर को T1 से T2 टाइम तक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमने पावर देखा, अब हम पावर कन्वेक्शन देखते हैं। मतलब अगर कोई एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, या तो सोर्स होगा, मतलब या तो पावर को डिलीवर कर रहा होगा, या वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, मतलब कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। तो हम उसको समझते हैं। मान लीजिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एक्स एलिमेंट है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता क्या है, वो सोर्स है या फिर लोड है, तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसके पॉजिटिव टर्मिनल, जो मेरा एक्स एलिमेंट है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे मेरी करंट एंटर कर रही है, मतलब
अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट एंटर कर रही है मतलब मैं क्या समझूंगा, मेरी पावर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। उसी का अपोजिट, अगर जो एक्स एलिमेंट है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मेरी लीव कर रही है मतलब बाहर जा रही है, तो उससे मैं क्या समझूंगा, जो मेरा एक्स एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें, ये मेरा 5 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है, 5 वोल्ट का सोर्स है, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, करंट एंटर कर रही है, करंट एंटर कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल पे। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट एंटर करती है मतलब क्या हो रहा है, पावर एब्जॉर्ब हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, पावर एब्जॉर्ब कितना निकाल दूंगा, मैंने बताया था पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, तो पावर एब्जॉर्ब मेरी 15 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं एक 10 वोल्ट का सोर्स माना, उससे करंट मेरा 5 एम्पियर निकल रहा है। तो मैंने क्या कहा, जब पॉजिटिव से क्या होता है, करंट मेरी लीव करती है तो क्या हो जाता है, पावर डिलीवर हो रही है, तो 50 वॉट हो गई। बट हमें इतनी सी चीज़ें नहीं देखनी, मैं यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। देखिए क्या है, अगर जो ये 3 एम्पियर है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 3 एम्पियर आने की जगह 3 एम्पियर बाहर जा रही है, पर उसको माइनस का सिंबल लगा दूँ, कुछ चेंज होगा क्या? कैसे, देखिए बताता हूँ। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि करंट मेरी अगर 3 एम्पियर इधर जा रही है तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, करंट मेरी इधर आ रही है -3 एम्पियर। वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी, ये 5 वोल्ट का सोर्स एज इट इज़ है, दोनों सेम है, बस मैंने करंट को ऊपर, करंट का एरो नीचे की जगह करने की जगह ऊपर कर दिया और सिंबल माइनस का लगा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, अब मैंने क्या कहा, पॉजिटिव से अगर मेरी करंट लीव कर रही है तो सोर्स क्या कर, ये जो करेगा एलिमेंट वो क्या करेगा, डिलीवर करेगा। पॉजिटिव से अगर मेरी करंट लीव कर रही है तो क्या करेगा, डिलीवर करेगा। तो यहाँ पर क्या करने का लेगा, डिलीवर, तो डिलीवर कितना करेगा, 5 × -3 मतलब 15 वॉट। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो हम ये भी कह सकते हैं, या तो सोर्स मेरा 15 वॉट एब्जॉर्ब कर रहा है या तो मेरा सोर्स -15 वॉट डिलीवर कर रहा है। मतलब अगर मुझे एब्जॉर्ब को डिलीवर बनाना है तो मैं सिंबल चेंज कर दूँ, किसका, साइन चेंज कर दूँ। या तो पॉजिटिव है मेरा, पॉजिटिव डिलीवर करता 15 वॉट, तो मैं क्या कह देता, एब्जॉर्ब कितना है कर रहा है, -15 वॉट। जैसे मैं यहाँ पर समझूँ तो मैंने क्या कहा, 50 वॉट मेरी पावर क्या हो रही है, डिलीवर हो रही है, ठीक है। बट अगर इसी को मैं ऐसा लिखूँ ±10 वोल्ट, ठीक है, और मैं क्या करूँ, करंट को इस तरीके से बना लूँ कि करंट अंदर आ रही है पर कितनी आ रही है, -5 एम्पियर। तो अब मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर एब्जॉर्ब, क्योंकि करंट क्या हो रही है, प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रही है, तो पावर एब्जॉर्ब मेरा कितना निकल कर आ जाएगा, -50 वॉट। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम जितनी पावर एब्जॉर्ब लिख रहे हैं, अगर हमें वही सेम चीज़ डिलीवर में लिखनी है तो हम क्या कर दें, सिंबल चेंज कर दें, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो क्या कर रहा है, +4 वोल्ट DC सप्लाई कर रहा है। मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, देखिए ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है ±4 वोल्ट का, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इनपुट करंट ले रहा है, टेक्स इनपुट करंट ऑफ -5 एम्पियर। ये -5 एम्पियर की इनपुट करंट जो है वो ले रहा है, -5 एम्पियर, ठीक है, अंदर ले रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे मेरी करंट आ रही है मतलब पावर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। तो पावर एब्जॉर्ब कितना निकल कर आएगा मेरा, -5 एम्पियर, -5, इसकी यूनिट रहने देते हैं, -5 × 4, तो पावर मेरा कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, -20 वॉट। मैंने क्या कहा था, अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि पावर डिलीवर कितना हो रहा है, साइन चेंज करके 20 वॉट, ठीक है। तो ऑप्शन में मैच करते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा है, मेरी पावर क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है 20 वॉट, नहीं, क्योंकि कंज्यूम कितनी हो रही है, एब्जॉर्ब -20 वॉट। मेरी पावर का लॉस हो रहा है 20 वॉट, नहीं। मेरी पावर जनरेट हो रही है 20 वॉट, हाँ। देखिए मेरी पावर डिलीवर हो रही है 20 वॉट की, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। यहाँ पर द पावर कैन नॉट बी कंप्यूटेड, तो ऐसा नहीं है, पावर तो कंप्यूट हो सकती है। क्यों हो सकती है, हमने कंप्यूट कर लिया, इस क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमें ये पता है कि पावर एब्जॉर्ब -20 हो रहा है, तो पावर डिलीवर कितना हो रहा है, 20 वॉट। अगर यहाँ ऑप्शन में लिखा रहता कि पावर कंज्यूम -20 हो रहा है तो आंसर सही होता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
अब एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक करंट सोर्स दिया हुआ है हमें और एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, वो क्या है पैरेलल में कनेक्ट है। और हमें ये कहा गया है वोल्टेज सोर्स जो है यहाँ पर Vs की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 12 वोल्ट। Vs हमें यहाँ इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये करंट सोर्स है, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है V है प्लस माइनस V, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज Vs है और जिसमें करंट कितनी आ रही है Is। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि जो हमारा Vs है उसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें 12, मतलब ये Vs कितना है 12 वोल्ट। ठीक है, और साथ ही साथ जो Is है उसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 3 एम्पियर। अब हमसे क्या बोला है पावर सप्लाइड बाय ईच सोर्स, मतलब दोनों सोर्स के द्वारा कितना पावर सप्लाई किया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं पहले तो इसको ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ से करंट लीव कर रही है क्योंकि करंट सोर्स है, करंट यहाँ Is जा रही है तो करंट मेरी कितनी है, और जो पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है तो यहाँ भी 12 वोल्ट होगा। तो अगर मैं करंट सोर्स को पहले देखूँ, यहाँ पर करंट सोर्स से क्या हो रहा है मेरी 3 एम्पियर की करंट निकल रही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है पैरेलल में 12 वोल्ट। ठीक है, तो जब पॉजिटिव से मेरी करंट लीव करती है तो पावर क्या हो रही है डिलीवर हो रही है। ठीक है, कितनी पावर डिलीवर हो रही है 3 × 12, मतलब यहाँ से पावर डिलीवर कितना है मेरा 36 वॉट का। ठीक, अब दूसरे सोर्स को हम देखें कंसीडर करें तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस माइनस 12 वोल्ट, Vs 12 वोल्ट है। यहाँ पर करंट क्या हो रही है Is आ रही है, मतलब 3 एम्पियर मेरा आ रहा है। Is की वैल्यू में कितनी दी हुई है 3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्या होगी जब प्लस टर्मिनल पे एंटर करता है तो पावर क्या होती है एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर कितनी पावर एब्जॉर्ब होगी 36, मतलब क्या हो रहा है करंट सोर्स मेरा 36 डिलीवर कर रहा है वॉट पावर, और वोल्टेज सोर्स मेरा 36 वॉट को क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वोल्टेज सोर्स सप्लाई कर रहा है, नहीं वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब कर रहा है, वोल्टेज सोर्स सप्लाई कर रहा है -36। हाँ देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो गया है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एब्जॉर्ब को पावर डिलीवर -36 वॉट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने बताया था ना कि, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पावर एब्जॉर्ब साइन चेंज करके -36 वॉट, उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मेरा वोल्टेज सोर्स डिलीवर कर रहा है मतलब सप्लाई कर रहा है -36 वॉट। ठीक है, यहाँ तक सही है। एंड द करेंट सोर्स सप्लाई 36 वॉट, करेंट सोर्स मेरा 36 वॉट प्लस में डिलीवर कर रहा है। असल में वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब कर रहा है पर हम उसको डिलीवर की टर्म में लिखे तो माइनस में लिख सकते हैं। तो मेरा आंसर कौन सा सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हमने यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ लिया। ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि एक 60 वॉट का बल्ब है जिसमें क्या हो रही है करंट 0.5 एम्पियर की जा रही है। तो मैं एक बल्ब बना लेता हूँ, बल्ब मेरा कितना है 60 वॉट का है, करंट उसमें कितनी जा रही है 0.5 एम्पियर, और कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन। हाँ मतलब हमें Q = NE निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने पास कर रहे हैं हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा हमें सबसे पहले Q ये पता है Q = क्या होता है I × T। तो हमें क्या यहाँ पर टाइम के बारे में बताया गया, इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ एलिमेंट, करंट नहीं बताया। तो हम क्या करते हैं टाइम को 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा Q क्या हो जाएगा Q 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर Q 0.5 हो जाएगा तो हमें क्या हम ये मान लेते हैं Q = I × T होता है। अगर टाइम 1 सेकेंड मान ले तो Q हमारा कितना हो जाएगा 0.5। तो अगर हम 0.5 = N मान के चले और इसको क्या करें 1.6 × 10 -19 कूलाम से डिवाइड कर दें तो क्या निकल कर आएगा 1/1.6 क्या होता है 6.25 × 10⁻18 कूलाम, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आ जाएंगे, मतलब इसको आधा कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 3.1 10⁻18, तो 3.1 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकल कर हमें मिल जाएंगे, क्योंकि पर सेकंड मतलब टाइम को हमने क्या मान लिया 1 सेकंड, टाइम को हमने 1 सेकंड माना। तो हमें अगर हम टाइम को 1 सेकंड ना माने और ऐसा भी रहने दें, जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या करें हम,
इसको टाइम को क्या करते हैं, हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। तो हम क्या करें, इसको Q/T ही रहने दें, I = Q/T होता है। तो Q/T मतलब चार्ज पर सेकंड हमें कितना निकल कर आ रहा है, इतना। तो चार्ज पर सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज पर सेकंड हमें 0.5 निकल कर आ रहा है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो हमें चार्ज पर सेकंड से हमें ये पता चल जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन हमें पर सेकंड में हमारा फ्लो करेगा। किस चीज़ के लिए, अगर हमारा बल्ब इतना है और हमारी करंट इतनी है, ठीक है। तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, हमें ये दिया हुआ था, हमने क्या करा, सबसे पहले Q = I × T से क्या निकाला, हमने ये पता लिया कि चार्ज क्या होगा, चार्ज पर सेकंड कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, क्योंकि हमें 0.5 एम्पियर करंट दी हुई थी, ठीक है। अब हमारी जब Q/T निकल गया तो उसके हमने क्या करा, चार्ज पर सेकंड की वैल्यू यहाँ पर रखी और चार्ज पर सेकंड से हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकल गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट डिफरेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने अभी से कंटेंट जब पढ़ रहे थे हमने देखा था कि EMF जो होता है, हमसे नॉट पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। EMF जो होता है वो क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस, एक सेकेंड, हाँ ये बताता है, देखिए EMF जो हमें रिप्रेजेंट करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स को रिप्रेजेंट करता है और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस बताता है, बिल्कुल सही है। EMF जो होता है उसको हम ओपन सर्किट में मेजर करते हैं, जैसा मैंने बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस को क्लोज सर्किट में मेजर करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, EMF इज द इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसको अभी देखते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है EMF से इन द सेम सर्किट। हाँ ठीक है, मैंने बताया था क्या होता है, EMF जो होता है मेरा EMF हमेशा क्या होगा, या तो इक्वल हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस की या हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्थ वाले में। बट क्या लिखा है, पोटेंशियल इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, नहीं। हमने जो पढ़ा था वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, EMF जो बैटरी लगा रहे हैं उसके EMF के कारण करंट का फ्लो हो रहा है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके कारण क्रिएट हो रहा है, जब करंट फ्लो हो रहा है तब पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो वो चीज़ आपको उस कॉन्सेप्ट से समझ आ जाएगी, जब हम लोड लगाएंगे करंट फ्लो का तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और जब जो फ्लो है करंट के फ्लो का कॉज कौन है, EMF। तो स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा, बल्कि स्टेटमेंट ऐसा होगा, EMF इज अ कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, EMF नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। अब लास्ट है अर्ग, मैंने बताया था किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि ये हमें दिया है पोटेंशियल डिफरेंस जो है ए का वो -8 वोल्ट है, और मतलब बना लेते हैं इसको, देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए का पोटेंशियल डिफरेंस -8 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट है, और हमसे क्या पूछा गया है, VAB पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ विथ रिस्पेक्ट टू AB, तो A हमारा पॉजिटिव रहेगा, VAB पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो VAB क्या होगा, VA मतलब -8 -16, ठीक है, -16 क्योंकि हमें -16 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा +16। तो यहाँ से हमारा VAB क्या निकल कर आ जाएगा, 8 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा VAB कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट, ठीक। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हमें पूछा गया है किलो जूल। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है 1 किलोवाट आवर में हमें आंसर दिए गए। तो 1 किलोवाट आवर में क्या होता है, 3600 किलो जूल्स होते हैं, ठीक है। 3600 किलो जूल्स होते हैं, मैंने बताया ना 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से हम इसको करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, किलोवाट आवर में आंसर निकालना है 5400 के लिए। तो हमें 5400 के लिए आंसर निकालना है किलो जूल के लिए, कितना किलोवाट आवर लगेगा, किलोवाट आवर हमें निकालना है, ठीक है। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये हट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हमारा जो किलोवाट आवर निकल कर आएगा वो लगभग 1.5 किलोवाट आवर के आसपास निकल कर आएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही निकल कर आएगा, यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है, जिसकी आपको PDF जो है वो हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, जिसको डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, बिना नोट्स बनाए
अपने लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू इस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए जो हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं उससे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर पे। थैंक यू।